तो यहाँ पे कोचिंग जो है वो बड़ा एक सूटेबल मेथड है मैनेजमेंट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिर्फ वो जो कोच है उसको पता है कि मेरा जो एक जूनियर मैनेजर है उसके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो कि वीक है और जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो एक जो है वो सीक्रेट डेवलपमेंट एक तरह की चल रही होती है, तो उसमें वो जो एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है किसी जूनियर मैनेजर के लिए, वो नहीं रहता। प्लस ये कि जो एक लोनलीनेस वाली फीलिंग होती है वो भी नहीं रहती है, क्योंकि एक सीनियर के साथ अटैच्ड होते हैं और सीनियर के सुपरविजन में काम करना जो है इटसेल्फ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी होती है कि आप किसी सीनियर के साथ अटैच्ड होते हैं, कुछ वो आपको एक्सपर्टीज़ ऐसी शेयर कर रहा होता है, ऐसी एक्सपर्टीज़ आप में ट्रांसमिट कर रहा होता है, जो कि पुरानों में शायद वो जो ऑलरेडी पहले से प्रमोटेड लोग हैं या मैनेजर्स हैं, वो उनकी स्किल ऑफ कोर्स पहले वाली चीज़ें उन्होंने सीखी हुई थी, अब जो आप सीख रहे हैं वो रिलेटिवली फ्रेश आपकी स्किल्स अपडेट हो रही होंगी, या आपकी स्किल्स के अंदर फ्रेशनेस का एलिमेंट एक रहेगा, तो वो भी एक चीज़ होती है। प्लस ये कि आपकी स्किल्स जो वीक होती हैं वो हाईलाइट नहीं होती हैं, ना ही आपको फिर कोई बुली कर सकता है, और जितने भी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बन सकती हैं एट वर्क प्लेस, उनसे आप बच जाते हैं। तो इस तरह से कोचिंग जो है वो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेथड है। फिर सेकंड मेथड इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन आपने पढ़ा होगा ट्रेनिंग में, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कि इसमें एक इंडिविजुअल को डिफरेंट जॉब्स में रोटेट किया जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स उसको परफॉर्म करने के लिए असाइन की जा रही हैं। दैट मीन्स कि अब उसको हर 6 मंथ्स के बाद, या हर जो है वो साल के बाद, या हर 1.5-2 साल के बाद उसको एक नई जॉब पे रोटेट कर दिया जाता है। तो वो एक्चुअली वो जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो रही होती है। डजेंट मीन कि वो सिर्फ लर्न कर रहा है या वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर रहा है और परफॉर्मेंस उसकी इवेल्युएट नहीं होगी। परफॉर्मेंस डेफिनेटली इवेल्युएट होगी। और इसमें व्हेन अ पर्सन विल बी डूइंग अ डिफरेंट सेट ऑफ ड्यूटीज, तो उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरह की स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड। और वो ऑफ कोर्स 6 मंथ से 24 मंथ्स तक जब वो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा या वो सेट ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होगा, तो उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी वो उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। वो इतना स्किलफुल हो जाएगा कि उस टाइप की ड्यूटीज को वो परफॉर्म कर पाए। तो इसके अंदर जॉब रोटेशन में हम वैरायटी ऑफ स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस मेथड एज मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेथड, जिसमें हम मैनेजर्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम इसमें मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। हम मैनेजर्स को रोटेट कर रहे होते हैं डिफरेंट जॉब्स के अंदर। इट रिफर्स टू द ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ एग्जेक्टिव from one job to another and from one plan to another on some planned basis for development purposes। अब जो काम वो कर सकता है, that means उन एबिलिटीज को सीखने की ज़रूरत उसको नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिसाइडिंग कि कौन से मैनेजर को किस टाइप की स्किल डेफिशिएंसी है। तो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसी तरह के प्रोग्राम्स उसके लिए डेवलप किए जा रहे होंगे, या उसी तरह के जॉब रोटेशन में जॉब्स को इंक्लूड किया जा रहा होगा। जो ऑलरेडी उसको काम करना आता है, जिसके लिए द पर्सन इज और द मैनेजर इज स्किलफुल, उसी तरह की जॉब को, सिमिलर जॉब के ऊपर उसको रोटेट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको वो काम आता है। तो बेटर इज़ कि आप किसी ऐसी जॉब के ऊपर उसको रोटेट करें जो कि उसने पहले परफॉर्म ना की हो, ताकि एक नई तरह का सेट ऑफ स्किल्स आप अपने मैनेजर्स को डेवलप कर सकें। सच रोटेशन में कंटिन्यू फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 24 मंथ्स। अब 6 से 24 मंथ्स का मतलब ये हुआ कि 6 मंथ से तकरीबन 2 साल तक एक जॉब के ऊपर आप किसी एम्प्लॉय को अगर रोटेट कर रहे होते हैं, या डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अगर रोटेट कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि नेचर ऑफ जॉब विल डिसाइड कि उसमें जो स्किल्स आप मैनेजर को सिखाना चाह रहे हैं वो कितने, कम से कम कितने टाइम पीरियड के अंदर मैनेजर सीख पाता है। जैसे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो, या कोई सॉफ्टवेयर आपने सीखना हो, कुछ 3 दिन, कुछ 1 वीक, कुछ जो है वो 1 मंथ, कुछ 3 मंथ्स तक की ट्रेनिंग चल रही होती है। डिपेंड्स कि कितनी वैरायटी ऑफ स्किल्स या प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो बिल्डअप होने में कितना टाइम लगता है एक स्किल के लिए। तो उसकी बेस पे टाइम ड्यूरेशन फॉर जॉब रोटेशन विल बी डिसाइडेड कि किस तरह की स्किल्स चाहिए, और उस तरह की स्किल्स सीखने के लिए जो आपने जॉब्स इंक्लूड की हुई हैं अपने मैनेजर्स के मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में, उनमें आप डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक जॉब में परफेक्ट होने के लिए, या कौन से सेट ऑफ ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए वट एवर दी स्किल पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड, उसमें परफेक्ट और एक्सपर्ट होने के लिए एटलीस्ट कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा। तो उसकी बेस पे यू विल बी डिसाइडिंग अबाउट द जॉब रोटेशन प्लान ऑफ योर मैनेजर्स। The managers are rotated over various routine jobs in a department, in a division or unit. अब एक यूनिट से डिफरेंट दूसरे यूनिट में आप रोटेट कर रहे होते हैं, या जितने भी मल्टीपल यूनिट इनसाइड द कंपनी हैं आप उसमें रोटेट कर रहे होते हैं, कुछ डिवीजन्स हैं अगर उनमें रोटेट कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की डेवलपमेंट आप अपने मैनेजर्स की करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर एक मैनेजर है सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, अगर उसको, आपको लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग की जाती है, डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं, आपको लगता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाली सिचुएशंस जो हैं वो इतने डिफरेंट होती हैं कि वो कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले मैनेजर को फेस नहीं करना पड़ेंगी, तो बेटर टू अवॉइड सेंड योर मैनेजर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। तो आप ऐसा मत करें, लेकिन प्लान करें कि जितने डाइवर्स स्किल्स आप एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर को सिखा सकते हैं, उतने डाइवर्सिटी वाले यूनिट्स या डिवीजन्स के अंदर आप अपने मैनेजर्स को हायर करें। उनकी ट्रांसफ़र्स आप टाइम टू टाइम करते रहें ताकि उनकी स्किल पोर्टफोलियो इंक्रीज करें, उनके अंदर वैरायटी ऑफ स्किल्स आए, प्लस उनकी जो प्रोफिशिएंसी लेवल है, एक्सपर्टीज उनकी हैं कि वो कितना एक्सपर्ट हैं एक स्किल के अंदर, वो बढ़े। The idea behind this is to develop the required diversified skills and a broader outlook. Broader outlook आप कह सकते हैं कि वो situations जो कि आपको लगता है, आप assume कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में आपके प्रीवियस जो मैनेजर्स गुजरे उनको ऐसी सिचुएशंस फेस करना पड़ी, तो उस तरह की सिचुएशंस के लिए यू वांट टू डेवलप योर रिसेंट और योर करंट मैनेजर कि फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वो उसको मैनेज कर पाए। या फिर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि अगर इसको हम कल को प्रमोट करते हैं तो ऑफ कोर्स ये मिडिल लेवल से टॉप लेवल मैनेजर्स में आएगा, तो ही विल बी टेकिंग डिफरेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए उसका पर्सपेक्टिव, जो उसकी स्किल्स हैं, दैट मस्ट बी डाइवर्स, और उसको हर हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, तभी ही विल बी एबल टू डिसाइड कि कौन सा डिसीजन या कौन सी स्ट्रेटजी विल बी मोर इफेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या उसकी गुडविल क्रिएट करना किसी भी तरह से। तो ये डिसाइड किया जाएगा, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द अपर मैनेजमेंट लेवल्स। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन। इंटर, अब आपने देखा कि जॉब रोटेशन इज रोटेटिंग योर मैनेजर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में गया, एक मैनेजर जो है एक डिपार्टमेंट का वो दूसरे डिपार्टमेंट में अब मैनेजर की हैसियत से गया, तो ही विल बी लुकिंग आफ्टर डिफरेंट एक्टिविटीज कि वो जो डिपार्टमेंट है किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। हो सकता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर पहले देखता हो कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, और ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करते हुए हम प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज करें, तो हमें रिसोर्सेज ज़्यादा नीडेड हैं। लेकिन जब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा तो ही विल बी एबल टू नो दैट कि फाइनेंसिस को अक्वायर करना और मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट होता है फॉर
फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी रियल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वापस आएगा तो उसको पता होगा कि रोटेशन के बाद अब मैंने फाइनेंस का जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके चैलेंजेस हैं, मैंने उनको एक्सपीरियंस किया। तो आई मस्ट फाइंड आउट डिफरेंट वेज जिसमें के रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। फिर वो उस तरह की जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मेथड्स होंगे ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स, वो उनके ऊपर काम कर रहा होगा। वो क्रिएटिविटी के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर रहा होगा, ना कि वो एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होगा। तो इस तरह से उसको अब वो एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा बिटवीन टू ऑफ द डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के मसले मसाइल पता हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बोर्डम ऑफ द वर्क। और अब प्रोडक्शन में एक ही तरह के डिसीजन आप ले रहे हैं, उसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको बार बार फेस करना पड़ रहे होते हैं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप बोर होना शुरू हो जाते हैं अपनी जॉब से। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वाया जॉब रोटेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर फेसिंग न्यू काइंड ऑफ सिचुएशंस, और उनको कैसे फेस किया जा सकता है, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, आप उनको लर्न करना चाह रहे होंगे। आपके लिए वो चैलेंज बन जाएगा कि यू डोंट हैव द एबिलिटी टू मैनेज दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस, लेकिन अब आपको एज अ मैनेजर इट इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू परफॉर्म, you have to manage that kind of situation। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज वेल कि एक नई तरह का टास्क आपको मिल रहा है। तो मैनेजर्स जो हैं वो एवर वांट टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज, वो जो है जॉब रोटेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इंटरेस्टिंग इसको परसीव करते हैं। दिस आल्सो हेल्प्स इन टर्निंग द स्पेशलिस्ट इनटू जनरलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट का मतलब ये हुआ यू आर एक्सपर्ट ऑफ वन ट्रेड ओनली, आपको सिर्फ एक ही तरह का काम करना आता है, यू आर एक्सपर्ट इन वन पर्टिकुलर एरिया ओनली। लेकिन व्हेन यू विल बी रोटेटिंग ऑन डिफरेंट जॉब्स, तो उसके लिए रोल्स या सेट ऑफ ड्यूटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं दैट विल बी डिफरेंट। तो अब आप होंगे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आपको सारे एरियाज के बारे में नो हाउ काफ़ी हद तक होगी। और जब आप मैनेज कर रहे होंगे एज अ मैनेजर, तो ऑफ कोर्स आपका प्रोफिशिएंसी लेवल भी डिफरेंट, आप स्पेशलिस्ट एक की बजाय डाइवर्स स्किल्स के अंदर होंगे। इट मीन्स आपकी स्पेशलिटीज अब बढ़ गई हैं। जॉब रोटेशन कैन बी, और जब ये स्पेशलिटीज बढ़ती हैं, स्किल्स का प्रोफिशिएंसी लेवल आप डिफरेंट एरियाज में या डाइवर्स फंक्शंस में डाइवर्स डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने की एबिलिटीज जब आप रखते होंगे, आप एक्सपर्ट होंगे, तो ऑब्वियसली चांसेस आर देयर कि आप मिडिल लेवल के अगर मैनेजर हैं तो यू विल बी सेलेक्टेड फॉर टॉप लेवल मैनेजर्स, इंस्टेड ऑफ कि जिनको कुछ भी नहीं आता या एक चीज़ में एक्सपर्ट है उनको टॉप लेवल पे आप प्रमोट कर दें। ऑफ कोर्स टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग विल बी डिफरेंट, जिसमें ज़्यादा आपको ब्रॉडर कैटेगरी में या ब्रॉडर वैरायटी ऑफ स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो जॉब रोटेशन आपके ये स्किल्स का जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ाता है, प्लस आपको जो है वो डाइवर्सिफाइड एरिया में एक्सपर्ट बनाने के साथ साथ आपका स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज कर रहा होता है। तो आपके जो प्रमोशन के लिए सिलेक्शन चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो जर्नलिस्ट आपको बना दिया जाता है। जॉब रोटेशन कैन बी इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो तरह की जॉब रोटेशन हो सकती है। हॉरिजॉन्टल हम कहते हैं लेटरली हॉरिजॉन्टल आपका सेम डिपार्टमेंट या एक तरह की जॉब आप या जिस स्केल की जॉब आप करें एक डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में भी आप उसी स्केल की जॉब करें, उसी लेवल पे हैं, आप किसी हायर या लोअर लेवल पे नहीं है। वर्टिकल में क्या होता है कि आपकी बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, तो खैर मैनेजर्स को डेवलप नहीं किया जा रहा होगा, बॉटम टू टॉप होगा कि आप टेक्निकल लेवल पे हैं अगर या फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं, तो आपको मिडिल और सीनियर लेवल मैनेजर्स के जो जॉब्स हैं उन पे रोटेट किया जाएगा in order to develop diverse skills in you। तो दोनों
जो है बेनिफिशियल है। वर्टिकल रोटेशन इज नथिंग मोर देन प्रोमोटिंग अ वर्कर इनटू द न्यू पोजीशन। वो न्यू डिपार्टमेंट में न्यू पोजीशन होती है, लेकिन वो सेम लेवल की होती है, उसके जो ड्यूटीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, तो उसमें काइंड ऑफ जो डेवलपमेंट है वो कंप्रोमाइज्ड और लिमिटेड होती है, क्योंकि उसी तरह की जॉब्स ऑलरेडी यू आर परफॉर्मिंग इन वन डिपार्टमेंट, और दूसरे डिपार्टमेंट में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा सिचुएशन का, एक्सटर्नल फैक्टर्स का, डिपार्टमेंटल फंक्शंस का, लेकिन सम हाउ और दी अदर यू आर डूइंग द सेम जॉब। सो स्किल्स आपकी एज सच उतनी डेवलप नहीं होंगी जितनी के आपकी हॉरिजॉन्टल जॉब ट्रांसफर्स में या जॉब रोटेशन में हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल जॉब ट्रांसफर्स कैन बी मेड ऑन अ प्लान्ड बेसिस और अ situational basis। अब चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर्स, तो आप वो सिचुएशन जो कि पहले बेसिक लेवल की क्रिटिकल और चैलेंजिंग हो, फिर थोड़ी उससे ज़्यादा ट्रिकी और चैलेंजिंग सिचुएशन, फिर उससे कॉम्प्लेक्स तरीन जो आपकी सिचुएशन है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को हैंड ओवर कर दो टू कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसमें भी आप अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे होते हैं। अगेन इट इज़ अनदर मेथड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एम्प्लॉयज़ के लिए और मैनेजर्स के लिए यूज़फुल हो सकता है। और हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, इफ़ समवन वांट्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर जो है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्लेम कर सकता है कि मेरी ट्रेनिंग इन इन एरियाज में हो चुकी है, नाउ माई वर्थ इज़ मोर देन दैट, जो कि मैं पहले अगर लोअर लेवल मैनेजर रहा हूँ तो यहाँ पे आई डिजर्व टू बी इन द पोजीशन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर, क्योंकि मैंने उस टाइप की ट्रेनिंग्स ले रखी हैं। आई नो हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो उसकी वर्थ या जो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाती है। पीपल आर प्रिपेयर्ड मोर रैपिडली टू एक्सेप्ट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली एट अपर लेवल्स। अब यहाँ पे ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स जो हैं दे लव टू एक्सेप्ट रीजन के एम्प्लॉयबिलिटी वर्थ इज इंक्रीजिंग इन दिस काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड है। एबिलिटी एंड टैलेंट ऑफ ईच मैनेजर आर बेस्ट टेस्टेड इन जॉब रोटेशन। अब ये भी क्योंकि हम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वी आर रोटेटिंग द मैनेजर्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट जॉब्स, तो वी विल बी एबल टू नो दैट, क्योंकि परफॉर्मेंस है ना ऑन दी जॉब चल रही है, दे आर एलिजिबल टू परफॉर्म दैट काइंड ऑफ ड्यूटीज, दैट सेट ऑफ ड्यूटीज जिसके ऊपर उनको रोटेट किया गया है। तो दे आर सपोज टू बी लाइक के यही उनकी जॉब है फॉर द पीरियड ऑफ 6 to 24 months। तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा होता है। परफॉर्मेंस की बेस पे यू विल गेट टू नो कि हमारे मैनेजर्स जो हैं वो इन इन जॉब में वीक हैं और इन इन जॉब्स में एक्सपर्ट हैं। तो फिर उस टाइप के प्रॉब्लम सोल्यूशन और डिसीजन मेकिंग के लिए यू कैन कंसिडर योर मैनेजर, और जिसमें वो वीक हैं उसके लिए आप ऑफ कोर्स उनको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी एबिलिटीज़ उसके अंदर ऐसा डेवलप्ड नहीं है। तो इनकी एबिलिटी और टैलेंट टेस्टिंग भी चल रही होती है जॉब रोटेशन के थ्रू, सो द एंटरप्राइज कैन सिक्योर इज बेस्ट यूटिलाइजेशन इन द इमरजेंसी पीरियड। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी सडन सिचुएशन आ जाती है अगर, तो यू विल बी एबल टू नो दैट कि हमारे मैनेजर्स फलां 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 जॉब से रोटेट किए गए और उनमें फलां फलां मैनेजर्स जो हैं दे वर गुड इन दैट काइंड ऑफ स्किल्स, और जो दूसरे हैं वो उस वाली दूसरी तरह की जो सिचुएशंस है उनको हैंडल करने में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो मैनेजमेंट में प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग पढ़ी होगी, और उसमें आपने कुछ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया होगा कि कुछ सीन सिचुएशन जो सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आपके कंपनीज या आपके डिपार्टमेंट्स, और कुछ अनसीन होती हैं जो कि आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की होती, यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें आपको पता होता है कि हमारे मैनेजर्स अगर कुछ ऐसे मैनेजर्स होंगे जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उसमें दे आर यूज टू टेक डिसीजंस, और उसमें उनको इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं करना पड़ती, उनको अपने गट फीलिंग्स अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो उन्होंने अभी तक सीखा उसकी बेस पे वो कोई गेस नहीं लगा सकते और रिस्क नहीं ले सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनप्रोग्राम्ड और अनसीन और जो यूनिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनकी स्किल्स उस तरह की सिचुएशन में
जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आपको फिर पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आपने किस तरह के एम्प्लॉय मैनेजर्स को चूज़ करना है, क्योंकि आप उनको डिफरेंट जॉब रोटेशन के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी एबिलिटीज़ को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके होते हैं, और आपको पता ही होगा कि सक्सेशन प्लान्स या सक्सेशन चार्ट्स जो हैं एम्प्लॉयज़ के या मैनेजर्स के, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस बना रही होती हैं कि फ्यूचर में हमारे पास फलां पोजीशन के लिए कौन कौन से हिडन या पोटेंशियल वर्कर्स मौजूद हैं। तो कब अगर किसी की डेथ होती है, कोई इमरजेंसी में, ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो गुड बाय कह देता है, टर्नओवर होता है, कुछ भी होता है, तो उस केस में आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पोस्ट वेकेंट होती है तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट 2-3 ऑप्शंस कौन से हैं और उनमें से बेस्ट वन कौन सा है। आप उसको फ़ौरन से प्रमोट कर लेंगे, क्योंकि यू कैन नॉट वेट फॉर समवन एल्स के उसको आप ट्रेन करें और उसको फिर हायर करें, या फिर आप हायरिंग का प्रोसेस जो है उसके ऊपर जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप स्पेंड करें, या फिर आप जल्दी में किसी भी नैले तैले को हायर कर लें, अगेन वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉसफुल होगा, क्योंकि उसमें इतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी। तो कंपनीज जो है परफॉर्मेंस की बेस पे सक्सेशन प्लानिंग भी कर रही होती है, और उसी की बेस पे फिर आपको पता होगा कि मैनेजर कौन से मैनेजर्स की क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, उनको किस टाइप की सिचुएशंस के लिए आपको मैनेजर्स में से किन को चूज़ करना पड़ेगा। तो जॉब रोटेशन आपको बड़ा हेल्पफुल एक मेथड होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ ड्रॉबैक्स। ऑफ कोर्स ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस हर एक में होती हैं। अब ड्यू टू दिस डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्रीज, अब हर बार आप रोटेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर्स को, तो एक जॉब से जब आप मैनेजर को या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मैनेजर को लेके जाते हैं, तो ही विल टेक टाइम टू लर्न दोज काइंड ऑफ स्किल्स जो कि उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। इसी तरह से प्रीवियस डिपार्टमेंट जहाँ से उसको उठाया गया है, उस पे भी किसी और मैनेजर को लेके आया गया होगा डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, या किसी जूनियर को प्रमोट किया गया है, क्योंकि आप उस जॉब को वेकेंट नहीं छोड़ सकते थे। आपके जो है वो एक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल हायर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल एक लॉस दे सकता है। तो उसमें फिर उस बंदे को भी उस सिचुएशन के साथ डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है, तो ये कॉस्ट पड़ सकती है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि जॉब रोटेशन का एक ड्रॉबैक है। इट अपसेट्स द रूटीन सिस्टम ऑफ द कंसर्न इटसेल्फ। अगेन आप ये देखें कि अपसेट हो जाएगा सिस्टम के, नई ड्यूटीज आपको असाइन की गई हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में और उनके लिए उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसमें टाइम लगेगा। तो आपकी रूटीन जो है वो काफ़ी अफेक्ट होगी, डिलेज आना शुरू हो जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस और आपके टास्क अकम्पलिशमेंट के अंदर। एन एक्सटेंसिव रोटेशन प्रोग्राम कैन रिजल्ट इन हैविंग अ वास्ट नंबर ऑफ employees shifted in a position where their job knowledge is very limited। अब वो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको आप ऐसी जॉब में लेके जाते हैं या उनको ऐसी जॉब पे रोटेट करते हैं जहाँ पे कि हो सकता है उनकी लर्निंग उतनी ना हो, या वहाँ पे एक दो स्किल्स जो हैं वो नई सीखने को मिले, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगेन ओवरऑल लिमिटेड नॉलेज हो सकता है, या लिमिटेड आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ये ड्रॉबैक हो सकता है जॉब रोटेशन की वजह से। देन द थर्ड मेथड इन ऑन द जॉब मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज मेंटोरिंग। एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, वेन एवर यू विल बी डिस्कसिंग अ मेथड ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो हम पढ़ रहे हैं ऑन द जॉब मेथड, तो ऑन द जॉब के साथ आपने इसको रिलेट ज़रूर करना है कि उन ड्यूटीज़ के लिए ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज की जा रही होगी, क्योंकि अब वो उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। मेंटोरिंग क्या है? ओके, इन केसेस वेयर द एग्जेक्टिव इज mentoring हमने okay, we were discussing the job rotation. Now the third job method is mentoring. Mentoring is an ongoing relationship that is developed between a senior and junior employee. अब एक चीज आपने यहाँ पे आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि
कोचिंग के बारे में भी हमने यही चीज़ पढ़ी है। तो कोचिंग हम ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं। मेंटोरिंग को आप साइड बाय साइड जो है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Mentoring is an ongoing relationship है between senior manager and the junior manager. Mentoring provides guidance and clear understanding of how the organization goes to achieve its vision and mission to the junior employee. अब इसमें भी of course एक senior level का मैनेजर जो है ही इज अटैच टू दी जूनियर मैनेजर। तो जूनियर मैनेजर को अब ये सीखने को मिलेगा कि सीनियर लेवल के लोग जो हैं वो किस तरीके से विजन मिशन अचीव करने के लिए अपनी ड्यूटीज रोल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्लस ये कि वट एवर द स्किल द जूनियर मैनेजर इज लर्निंग अंडर द मेंटोरिंग ऑफ सीनियर, तो उसमें उसको कुछ नई तरह की एबिलिटी सीखने को मिलेंगी और उसको समझ आएगी कि किस तरीके से वो अपनी करंट परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करते हुए अपने गोल को एफिशिएंटली अचीव कर सकता है और उसका इम्पैक्ट कैसे विजन और मिशन के ऊपर पड़ेगा। दी मीटिंग्स आर नॉट, अच्छा अब ये गोल अचीवमेंट गोल अगर एफिशिएंटली अचीव होता है तो उसका इम्पैक्ट मिशन के ऊपर और विजन के ऊपर कैसा आएगा, ये हम फिजिकल क्लासेस के अंदर ऑलरेडी इनकी अलाइनमेंट चेक कर चुके हैं कि विजन कैसे होता है, क्या होता है, मिशन कैसे क्या होता है, गोल क्या होता है और गोल अचीव हो तो मिशन कैसे एफिशिएंटली अचीव हो रहा होगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू रीच टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन और द डिजायर्ड जो आपकी फ्यूचर स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन की, वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी इन फ्यूचर, वहां तक वो जितना जल्दी गोल को अचीव करेगी उतना जल्दी वो उस पोजीशन को अचीव कर पाएगी इनसाइड द मार्केट। The meetings are not as structured and regular than in coaching. अब कोचिंग में हम देख रहे होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर इशूड टू द जूनियर मैनेजर बाय द सीनियर मैनेजर और वो साइड बाय साइड डेली बेसिस पे उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हुए उनको रियल टाइम में फीडबैक दे रहा होता है। मेंटोरिंग में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे कि ये स्ट्रक्चर्ड उतना और उतना रेगुलर नहीं होता जितनी की कोचिंग होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे गैप्स होते हैं, यहाँ पे डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ जूनियर मैनेजर्स परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है। यहाँ पे कभी कभी जो है वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा होता है या रैंडम बेसिस पे परफॉर्मेंस जूनियर मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा होता है और मॉनिटर किया जा रहा होता है और उसको अप्रेज किया जा रहा होता है। एग्जेक्टिव मॉनिटरिंग इज जनरली डन बाय समवन इनसाइड द कंपनी। मेंटोरिंग में जो इनसाइडर्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन जो कोचिंग है उसमें आउटसाइडर्स को प्रेफर किया जाता है और उसके मल्टीपल रीजंस आपको बताई गई हैं। बाय डीलिंग विद डाइवर्स मेंटीज वो हैं जो कि मेंटोरिंग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, मतलब जो हमारे जूनियर मैनेजर्स हैं। बाय डीलिंग विद डाइवर्स मेंटीज the executive is given the chance to grow professionally by developing management skills and learning how to work with people with diverse background, culture and language and personality types। अब इसमें जब आप सीनियर मैनेजर को जूनियर मैनेजर्स असाइन कर रहे हैं तो जूनियर्स आर लर्निंग बाय द सीनियर मैनेजर और जो सीनियर मैनेजर है वो जितनी डिफरेंट तरह के लोगों को मैनेज कर रहा होगा। एक और चीज़ यहाँ पे डिफरेंस आपने पॉइंट आउट आपको शायद आपने किया हो या नहीं किया हो, वो ये कि कोचिंग में वन टू वन रिलेशनशिप चल रहा होता है। कोचिंग में एक कोच एक मैनेजर को जो है वो डेवलप कर रहा होता है, लेकिन मेंटोरिंग के अंदर यहाँ पे हमने डाइवर्सिटी की बात की, ग्रुप ऑफ पीपल की बात की और वो डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से, डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप रखते हुए उनके अंदर डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं वो मौजूद हैं। तो एक सीनियर मैनेजर उसको हैंडल कर रहा होगा तो उसकी भी एबिलिटीज़ यहाँ पे जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, उसकी स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। In cases where the executive is new to the organization, a senior executive could be assigned as a mentor to assist the new executive settled into his role। अब सीनियर जो है ऑफ कोर्स मिडिल लेवल मैनेजर है तो वो लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर से ही वो मिडिल में क्या है। अब उसको पता है कि जूनियर लेवल का जो मैनेजर है उसको
करंट सिचुएशन को किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, तो वो उसको मेंटोरिंग सर्विसेज दे रहा होगा। वो साथ साथ उसको जो है उसको मीटिंग के लिए कॉल करेगा और उसको उसकी परफॉर्मेंस पूछेगा। फिर उसको मल्टीपल जो भी उसको लगता हो कि अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो गाइडेंस वो अपने जूनियर मैनेजर को प्रोवाइड करेगा, जिनको ऑफ कोर्स वो एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाय द सीनियर। तो जूनियर मैनेजर विल बी इम्प्लीमेंटिंग इन द डिपार्टमेंट or in performing his set of duties on daily basis. This method allows the mentor to determine what is required to improve mentee's performance. Once the mentor identifies the problem, weakness, and the area that needs to be worked upon, the mentor can advise relevant डेवलपमेंट। अब ये आपने कोचिंग में भी देखा था कि जो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, ही इज एबल टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द जूनियर मैनेजर। तो मैंने मेंटोरिंग में भी ऐसा ही हो रहा है, डेली बेसिस पे नहीं है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, लेकिन स्टिल मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज देयर। तो जो सीनियर एग्जेक्टिव है, सीनियर मैनेजर है, ही विल बी एबल टू नो कि मेरा जूनियर मैनेजर जो है उसकी कौन सी स्किल डेफिशिएंसी है, विच मस्ट बी नोटिस्ड एंड विच मस्ट बी टारगेटेड, और वही वाली स्किल उसके अंदर जो है डेवलप करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसी से रेलिवेंट डिफरेंट तरह की गाइडेंस उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। The mentor can also provide opportunities to work on special processes and projects that require use of proficiency. अब चूंकि it is a development task of the managers, तो senior manager can expose the junior manager to some kind of situations जो कि उसको लगता हो कि इसमें मैनेज करने की एबिलिटी मैनेजर जूनियर मैनेजर के अंदर नहीं है। तो इंस्ट्रक्शंस तो दे दी, अब देर इज अ टाइम के उसको वैसा रियल सिनेरियो जो है वो हैंड ओवर किया जाए, सो दैट वो उसको प्रैक्टिकली मैनेज करे और फिर उसके जो स्किल प्रोफिशिएंसी है वो बढ़े। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो ले रहा है, वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, बातचीत कर रहा है, डिस्कशंस कर रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जैसे कि आप बुकिश नॉलेज पढ़ते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट एक्चुअली व्हेन यू आर असाइंड अ सिचुएशन जो कि बुकिश मटेरियल जैसी हो, लेकिन कभी आपने इम्प्लीमेंट ना किया हो, मेंटोरिंग आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपको मेंटोरिंग सर्विस अगर आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिले तो दैट विल बी डिफरेंट, उसमें लर्निंग विल बी डिफरेंट। तो इसी तरह से स्किल को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए या एक इंडिविजुअल की स्किल को प्रॉपर वे में या एक्सपर्ट लेवल तक डेवलप करने के लिए जो मेंटोर्स होते हैं, जो सीनियर एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो जूनियर मैनेजर्स को ऐसी सिचुएशंस के साथ एक्सपोज करते हैं, ऐसी सिचुएशंस उनको हैंड ओवर करते हैं अपनी सुपरविजन में, कि वो उनको मैनेज करें ताकि साथ साथ उसकी स्किल भी डेवलप हो, प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो, और जो मेंटोर है वो भी सुपरवाइज कर सके कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट। सम की पॉइंट्स और मेंटोरिंग। मेंटोरिंग फोकसेस ऑन एटीट्यूड डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स आप न्यू स्किल्स सिखा रहे हैं किसी जूनियर, किसी ऐसे इंडिविजुअल से आपने गाइडेंस लेनी है, एक जूनियर मैनेजर ने जिसके को वो रिपोर्ट नहीं कर रहा या जो उसका बॉस नहीं है, एक आउट ऑफ द वे ऐसा सीनियर पर्सन है जिसको आपके साथ अटैच किया गया है ताकि आपकी स्किल डेवलपमेंट हो। तो इसमें एक एटीट्यूड डेवलपमेंट भी होता है कि यू हैव टू लर्न, यू मस्ट फोकस ऑन स्किल लर्निंग। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक एजिलिटी आपके मैनेजर्स के अंदर आती है। फिर मेंटोरिंग में जो आपके मेंटोर्स होते हैं, दे आर असाइनिंग डिफरेंट सिचुएशंस टू यू सो दैट दे कैन इंक्रीज द प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ योर स्किल। तो उसमें अब आपका एक एटीट्यूड डेवलप होगा कि यस आई मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल, कि मैंने सिर्फ लर्न नहीं किया, आई actually practiced those kind of skills in a real situation, मैंने real situations को manage किया है। तो मेरा अब attitude क्या होगा कि yes I am 100% confident that I can manage these kind of situations। लेकिन अगर बुकिश नॉलेज पढ़ा हुआ है तो आप कहते हैं कि yes I have knowledge about that thing,
आई थिंक आई कैन मैनेज दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शायद वाला होगा। तो मेंटोरिंग का एक तो ये इम्पैक्ट होता है, प्लस ये कंडक्टेड फॉर मैनेजमेंट लेवल एम्प्लॉयज। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजर्स के ऊपर फोकस है, तो मेंटोरिंग मैनेजर्स के लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देन मेंटोरिंग इज डन बाय समवन इनसाइड द कंपनी। ओके, तो ये इनसाइडर होता है जो कि आपको मेंटोरिंग सर्विसेज दे रहा होता है, आपकी जूनियर एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट कर रहा होता है, उसकी स्किल्स को डेवलप कर रहा होता है। तो ये इनसाइडर होता है। कोचिंग में आउटसाइडर भी हो सकते हैं, इनसाइडर भी होते हैं। इट इज़ वन टू वन इंटरेक्शन जस्ट लाइक कोचिंग। इट हेल्प्स दी आइडेंटिफाइंग, क्योंकि इसमें जो भी मैनेजर्स हैं अंडर दी मेंटोरशिप ऑफ सम सीनियर मैनेजर, वो वन बाय वन उसको, जब भी उसको लगे कि जिस इंडिविजुअल की जो स्किल वीक है उसको उस टाइप की सिचुएशन में एक्सपोज करना चाहिए ताकि वो उसको उसकी स्किल को प्रोफिशिएंट बनाया जा सके। इट हेल्प्स दी आइडेंटिफाइंग, it helps in identifying weaknesses and focus on the area that needs improvement. We already have discussed this thing. Okay, then there is another method, that is job instruction technique. Job instruction technique uses a strategy with focus on knowledge, factual or procedural skills and attitudes development. और इस प्रोसीजर में वी आर हैविंग डिफरेंट 4 स्टेप्स जो कि वी नीड टू डिस्कस वन बाय वन। और इसमें जो जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक है, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक मतलब वट एवर द जॉब इज असाइन टू मैनेजर फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, उसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा टू द मैनेजर। उसमें ऑफ कोर्स प्लानिंग होगी, और अगेन इट इज़ अ डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो आप अपने मैनेजर्स के एटीट्यूड्स, उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज को डेवलप कर रहे होते हैं। अब इसमें डिफरेंट 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज प्लान। प्लान में ऑफ कोर्स ये नाम से ही समझ आ रही है, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक, कि जॉब किस तरीके से करनी है। वेज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स विल बी रिटन इन अ डॉक्यूमेंट और दैट विल बी प्रोवाइडेड टू दी जूनियर मैनेजर कि ये काम है आपका, ये सेट ऑफ ड्यूटीज़ हैं, इनको इस तरह से परफॉर्म करना है, इनके डूज एंड डोंट्स ये हैं, इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर दीज वन, आप मेंशन कर देंगे। तो वो रिटन ब्रेकडाउन होता है, क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, और उसमें पूरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। अब इसमें इसके साथ साथ जो एक नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये टू फाइंड आउट व्हाट द ट्रेनिंग नोज एंड व्हाट ट्रेनिंग शुड फोकस ऑन। अब वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी मैनेजर को आती हैं, जो स्किल्स उसको रिक्वायर्ड नहीं है, वो उसमें एक्सीलेंट है, तो वी शुडंट वेस्ट टाइम ऑन रिपीटिंग दोज काइंड ऑफ स्किल्स। आप उसको जो है उसमें से एक्सक्लूड कर दें अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम में से, और आप देखें कि जो चीज़ें उसको आती हैं और जो नहीं आती लिस्ट बनाएं, जो आती हैं उनको स्किप कर दें, जो नहीं आती हैं उससे रेलिवेंट जो जॉब इंस्ट्रक्शंस हैं वो टेक्निक्स आप उनको प्रोवाइड कर दें रिटन फॉर्म। इसके अलावा टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर फॉर द ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू डेवलप द स्किल्स ऑफ योर मैनेजर्स, तो आपको उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसमें वो कॉन्फिडेंटली ब्लंडर्स कमिट कर सकें, वो एरर्स कर सकें। आप उनको अलाउ करें कि दिस इज सिचुएशन, दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जहाँ